नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हरियाणा में 2024 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। अंडर रूट 18 × 8 प्लस 37.5% ऑफ 216 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट 1,444 माइनस अंडर रूट 529। नाउ तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस अंडर रूट पोर्शन को सॉल्व करेंगे और इन दोनों का अंडर रूट भी फाइंड करेंगे। नाउ तो क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे वो लिख लेते हैं। तो देखो अंडर रूट 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो कितना आ जाएगा 144 प्लस 37.5% है ऑफ 216, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब तो आ जाएगा मेरे पास 37.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पे 216 और माइनस में क्वेश्चन मार्क है तो माइनस में ऐसे एक्स मान लेता हूँ इज इक्वल टू अंडर रूट 1,444, ये हमारे पास होता है 38 के इक्वल, माइनस अंडर रूट 529, ये होता है हमारे पास 23 के इक्वल। ना अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ 144 प्लस 375 ओवर 1000 मल्टीप्लाई 216 इज इक्वल टू 38 माइनस 23 कितने होते हैं 15 इम्प्लाइज दैट। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेता हूँ तो आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 144 प्लस 0.375 मल्टीप्लाई 216 और माइनस में हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स, क्वेश्चन मार्क को मैंने यहाँ पे एक्स से रिप्लेस कर दिया तो माइनस में एक्स इज इक्वल टू 15। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है 0.375 मल्टीप्लाई करना है 216 के साथ तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वो लिख लेते हैं अंडर रूट, तो आ जाएगा मेरे पास 144 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 81 माइनस में एक्स इज इक्वल टू 15। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है स्क्वेयरिंग कर देनी है दोनों साइड पे, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके क्या होगा हमारे पास ये वाला स्क्वेयर कट जाएगा और यहाँ पे स्क्वेयर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट, अब 144 प्लस 81 किया तो ये आएगा हमारे पास 225 और माइनस में एक्स एज इट इज़ और हमने बोला स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करनी है तो इसके ऊपर स्क्वेयर आएगा इज इक्वल टू 15 का स्क्वेयर, ये स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाएगा और 15 का स्क्वेयर कितना होता है 225 तो आ जाएगा हमारे पास 225 माइनस एक्स बराबर है 225 और ये 225 इधर प्लस का उधर जाके क्या जाएगा माइनस का, माइनस एक्स इज इक्वल टू 225 माइनस 225 तो ये आ जाएगा इज इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और ये जो एक्स के साथ माइनस लगा हुआ है जब मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो वहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हैश रिप्रेजेंट अ नंबर देन द वैल्यू ऑफ हैश इन द फॉलोइंग इक्वेशन इज व्हाट, 5 होल 3 ओवर हैश मल्टीप्लाई 3 होल 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 19। ना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे किसमें सिंपल फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे देखो जब भी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तब हम क्या करते हैं 5 होल को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से और उसमें ऐड करते हैं हम 3 को। ना तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे इसको और डिवाइड हम हैश से ही रहने देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 मल्टीप्लाई हैश और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा प्लस में 3, ओके। ना और डिवाइड में क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में हैश ही रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 to the 6 + 1 7 over 2 तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 over 2, इस पूरे को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा तो 5 इंटू हैश क्या और इज इक्वल टू में क्या आ गया 90। अब हैश को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक्स से तो हैश की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ ना, तो यहाँ पे 5 इंटू हैश मीन्स 5 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 5x प्लस 3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 7 over 2 इज इक्वल टू
90। ना अब 7 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 7 5 द 35x प्लस में आ जाएगा 7 3 द 21 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 19। ना अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 35x प्लस 21 इज इक्वल टू 38x। ना अब ये 35x प्लस के उधर जाके क्या जाएंगे माइनस के, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 38x माइनस 35x, तो कितना आएगा 21 इज इक्वल टू 3x। ना x को यहीं पे रहने देता हूँ, 3 को इधर जाके मैं डिवाइड कर देता हूँ तो आ जाएगा 21/3 इज इक्वल टू x। 3 1 द 3, 3 7 द 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 7। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमने हैश को हमने x माना था और x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो x इज इक्वल टू हैश और हैश की वैल्यू भी कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 15% ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड 20% ऑफ द सेम नंबर इज 126। व्हाट इज 1/3 ऑफ दैट नंबर। ना इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला जो सम है 15% एंड 20% वो दोनों एक ही नंबर का है और जो किसके इक्वल आ रहा है 126 के इक्वल। ना हमने फाइंड क्या करना है 1/3 5 करना है इसी नंबर का। ना तो शुरू करते हैं यहाँ पे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे बोला 15%, तो यहाँ पे आएगा 15% प्लस में क्या बोला हुआ साथ में बोला 20% भी, तो क्या आएगा यहाँ पे 15% प्लस 20%, दोनों ही किसका है सेम नंबर का, तो यहाँ पे आएगा ऑफ x जो किसके इक्वल आ रहा है 126 के इक्वल। ओके ना अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 15/100 सॉल्व करते हुए 15/100 प्लस 20/100 मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे x और इज इक्वल टू में कितना आ गया 126 ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कैंसिल आउट करेंगे हम इसे, तो क्या आ जाएगा 5 से 5 3 द 15, 5 20 द 100, 21 द 20, 25 द 100, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट में 3/20, 3/20 प्लस में आएगा साथ में 1/5 और मल्टीप्लाई में आ गया x इज इक्वल टू 126 ना। अब ऐसा करते हैं 20 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20 और 5 का, यहाँ पे साइड पे ले लेते हैं एलसीएम, तो 2 से जाएगा 2 10 द 20 फिर 5, फिर 2 से जाएगा 2 5 द 10 5, फिर 5 से जाएगा 5 1 द 5, 5 1 द 5, तो आ गया एलसीएम हमारे पास 20 ना। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 20, 20 को 20 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन में आएगा 1, 1 × 3 3 प्लस 20 को डिवाइड किया 5 के साथ तो क्वेश्चन में कितना आएगा 4 एंड 4 1 द 4 और यहाँ पे कितना आ गया मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 126 नाउ। अब 4 + 3 7 और ये 20 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो इम्प्लाइज दैट, तो आ गया 7x इज इक्वल टू 126 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 20 और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 7 को ही मैं उधर जाके डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 7, तो 7 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 7 1 द 7, 5 कैरी बचे, तो 5 इन 5 और 6 56, तो 7 8 द 56। अब 18 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ तो आ जाएगा 3 6 0 360 ना। अब ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, x कितना आ गया हमारे पास 360, ये तो आ गई x की वैल्यू ना। अब बोला व्हाट इज 1/3 ऑफ दैट नंबर, अब 1/3 निकालना है इसका तो क्या आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से कैंसिल करेंगे 3 1 द 3, 3 2 द 6 0, तो 1/3 ऑफ दैट नंबर कितना आ गया हमारे पास 120। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 120। Next question. In order to pass in an exam, a student is required to get 780 marks out of the aggregate marks. Sonu got 728 marks and was declared failed by 5%. What are the maximum aggregate marks a student can get in the examination? एक परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को कुल
अंकों में से 780 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सोनू को 728 अंक मिले और उसे 5% से फेल घोषित किया गया। एक छात्र परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, ये हमने पता करना है ना। अब बोला कि जो सोनू है वो 5% से फेल हो गया, तो हमने तो फाइंड करना है कि वो जो 5% मार्क्स है वो किसके इक्वल आ रहे हैं। तो देखो, तो 780 है, ठीक है। 780 में से मैं माइनस कर देता हूँ कितना, 728। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास वो कितने की इक्वल आएगा, वो आएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 52 ना। अब बोला कि जो सोनू वो 5% से फेल होगी, तो इसका मतलब जो 5% है हमारे पास वो किसके इक्वल आ रहा है, 52 के इक्वल। ओके ना। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास, और बोला कि एग्रीगेट मार्क्स में से उसे 780 मार्क्स चाहिए। अब एग्रीगेट मार्क्स तो हमें पता नहीं कितने, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट एग्रीगेट्स मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। नाउ अब हम सोल्व करेंगे। अब हमें पता है जो 5% है किसका, एक्स का, जो टोटल एग्रीगेट्स मार्क्स है वो किसके इक्वल आ रहा है, 52 के इक्वल। तो लिख लेते हैं 5% ऑफ एक्स या फिर एग्रीगेट मार्क्स इज इक्वल टू 52। ऐसे बोला ना कि टोटल में से क्या हुआ, वो जितने उसको मार्क्स चाहिए थे वो 5% से फेल हो गए, और 5% की जो 2 मार्क्स हमें दिए थे उनका हमने डिफरेंस निकाला, और 5% की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 52 के इक्वल। नाउ तो अब 5% मीन्स 5/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 52 इम्प्लाइज दैट ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 जाके डिवाइड, तो आ गया एक्स इज इक्वल टू 5200 ओवर में कितना आ गया 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 4 द, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 2 डिजिट एक साथ आएंगे, फिर 5 4 द 20 और नेक्स्ट 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1040 ना। तो जो टोटल जो हमारे पास एग्रीगेट मार्क्स है वो कितने, 1040। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1040। Next question, A sell a goods to B at a profit of 20% and B sell it to C at a profit of 25%. If C pays 225 rupees for it, what was cost price for A? A एक वस्तु को B को 20% लाभ पर बेचता है, B उसे C को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 225 रुपये चुकाता है तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या था। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें ए का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, ये हमने मान लिया इसका कॉस्ट प्राइस। नाउ तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ ए, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू, तो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है ये बी को, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे फिर सेलिंग प्राइस, तो हम इसे लिखेंगे एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कॉस्ट प्राइस प्लस 20% प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा है, तो आएगा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, तो आ जाएगा एक्स प्लस 20% किसके इक्वल होता है 1/5, तो आ गया 1x/5 इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा 5, और 5 को 1 के साथ डिवाइड किया तो 5 आएगा, और 5 इंटू एक्स 5x, और प्लस में कितना आ गया 1x, तो ये आ गया हमारे पास 6x/5 ना। तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ ए। अब ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ ए है वो किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी के इक्वल ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, अब लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 6x/5 ना। फिर यहाँ से हम ऐसा करते हैं, हम सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ बी वो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो वो आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू में कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास बी का कॉस्ट प्राइस है वो, तो कितना है कॉस्ट प्राइस बी का 6x/5 प्लस, अब इसने इसी के ऊपर ही 25% का प्रॉफिट किया, तो प्लस में क्या आएगा 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कितना कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे
6x/5 इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6x/5 प्लस में कितना आएगा 25% किसके इक्वल होता है 1/4, तो आएगा 1/4 मल्टीप्लाई में 6x/5। नाउ अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 6x/5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो आगे मेरे पास 6x/5 मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 1 + 1/4। नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर इस पोर्शन का एलसीएम लेता हूँ, तो आ जाएगा 6x/5 ब्रैकेट में एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ पे भी जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 + 1, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू, तो आ गया मेरे पास 6x/5 ब्रैकेट में 5/4, तो आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास 30x/5 फॉर द 20। नाउ कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से 0, तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है बी का वो कितना आ गया, तो वो आ गया 3x/2। नाउ अब जो हमारे पास सी के बारे में बात की हुई है, तो बोला कि जो सी है वो कितने रुपए पे करता है 225 रुपये पे करता है। इसका मतलब है जो हमारे पास 3x/2 जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 225 के इक्वल। ना अब ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 7 द 21, 3 5 द 15 और 75 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2 5 द 10, 2 7 द 14 + 1 15, तो आ गया हमारे पास 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 150। तो हमने यहाँ पे x को क्या माना था कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो वो वैल्यू किसकी इक्वल आ गई हमारे पास 150 के इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 150 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कुड सेव 10% of his income, but 2 years later, when his income increased by 20%, he could save the same amount only as before. By how much percentage his expenditure increased? एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचा सकता है, लेकिन 2 साल बाद जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो वह केवल पहले जितनी ही राशि बचा सकता है। उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें इनकम तो बताई नहीं हुई एक पर्सन की कितनी है, तो मान लेते हैं इनकम भी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे इनकम कितनी मान ली, लेट इनकम इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ये आ गई हमारे पास इनकम। अब बोला जो एक्सपेंडिचर होता है, देखो एक्सपेंडिचर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, जो उसकी इनकम है उसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे सेविंग को ना। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एक्सपेंडिचर कितना आ गया, इम्प्लाइज दैट एक्सपेंडिचर निकालना हमने कि कितना उसने खर्च किया और कितना उसने सेव किया। तो इज इक्वल टू में एक्सपेंडिचर उसकी इनकम कितनी मानी हमने 100, माइनस क्या करेंगे हम इसमें से हम माइनस कर देंगे सेविंग, सेविंग कितनी की उसने 10%, तो क्या आएगा 10% ऑफ इनकम जो कितनी है उसकी 100, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 100 माइनस 10% ऑफ 100 कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 और 100 माइनस 10 कितना हो गया 90, तो ये आ गई उसकी एक्सपेंडिचर की वैल्यू ना। अब बोला कि अगर उसकी इनकम क्या हो जाए 20% इंक्रीज हो जाए और ये बोल रहा है कि जो उसकी सेविंग है वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू इनकम जो है वो कितनी होगी 20% से बढ़ गई, तो न्यू इनकम कितनी आ जाएगी, न्यू इनकम इज इक्वल टू 120 रुपीज़। नाउ अब एक्सपेंडिचर हमारे पास सेम ही है जो पिछली बार था ना, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, तो आ जाएगा मेरे पास 120 माइनस 10, क्योंकि एक्सपेंडिचर में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ना ही वो बढ़ा और ना ही वो कम हुआ, तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, तो आएगा 120 माइनस 10, तो कितना आ गया 110, तो ये आ गया मेरे पास न्यू एक्सपेंडिचर ना। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं चेंज इन एक्सपेंडिचर, कितना चेंज आ रहा है एक्सपेंडिचर में, चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो नया एक्सपेंडिचर है वो कितना है 110 और जो पुराना एक्सपेंडिचर है वो कितना है 90 इज इक्वल टू, तो चेंज कितना आ गया
20 का, तो 20 रुपीज़ का क्या रहा है यहाँ पे एक्सपेंडिचर में चेंज आ रहा है ना। अब हमने क्या करना है यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है कि कितना चेंज आएगा, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय पुराना एक्सपेंडिचर कितना था 90 मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 से 0 100 टू द 200, तो आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 9। तो अगर मैं इसको आगे ब्रेक डाउन करके लिखूँ तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आएगा 22 होल 2/9%, 2/9%। तो ये आ गया मेरे पास चेंज इन परसेंटेज कि कितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, और ये हमने नंबर में भी बता दिया और परसेंटेज में भी बता दिया। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 22 होल 2/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोकोनट ट्रेडर नोज दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 coconut is equal to the selling price of 2500 coconut, then what will be his percentage profit or loss? एक नारियल व्यापारी जानता है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि जब कॉस्ट प्राइस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, तब हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे डायरेक्ट। तो क्या आएगा हमारे पास, परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ना। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया 2750 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 2500 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना आ गया 2500 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 100, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हमने 100 ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास अब आगे, ये 20 से 20 कैंसिल, 2750 में से हम 2500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 0 5, फिर 7 माइनस 5 कितने होते हैं 2, और यहाँ पे कितना आ गया 0, और डिवाइड में कितना आ गया 25, 25 ऑन द 25, 25 10 द 250। तो जो हमारे पास परसेंटेज आ गई वो कितनी आ गई 10%। तो क्या हुआ यहाँ पे हमें 10% का प्रॉफिट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10% गेन या फिर प्रॉफिट, एक ही बात होती है दोनों। Next question, the ratio of the price of a refrigerator and a TV is 5:3. If the price of the refrigerator is 5500 more than the TV, then find the price of the refrigerator. एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी की कीमतों का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें प्राइस दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर और टीवी का रेशो में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पे हमने लिख लिया टीवी। अब जब भी हमारे पास कोई चीज़ रेशो में होती है तब हम उसे कैसे लिख सकते हैं 5/3 की फॉर्म में, और साथ में हम यहाँ पे ना एक कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं। अब ये कांस्टेंट टर्म क्यों लगाई जाती है यहाँ पे, कई बार हम एक्स यूज़ करते हैं, बाई के कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसका कारण ये कि देखो अब हमें नहीं पता ये 5/3 क्या चीज़ कैंसिल आउट करके मिली है। हो सकता है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 भी हो जाए क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर है, हो सकता है 20 भी हो जाए, फिर उसको कैंसिल आउट किया हो तब जाके हमारे पास 5/3 आया हो। तो इसलिए हम जब भी इसको रेशो से हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं, तब हम क्या करते हैं साथ में यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं ना। तो अब क्या है हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर का प्राइस है वो कितना है 5 रेफ्रिजरेटर और टीवी का प्राइस जो 5:3 है। तो अगर मुझे रेफ्रिजरेटर का प्राइस लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 5x, और टीवी का कितना लिखूंगा 3x ना। इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया मेरे पास 2x ना। अब ये जो 2x आ रहा है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे क्या बोला हुआ यहाँ पे, इफ द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 5500 मोर, तो ये 2x किसके इक्वल आ गया हमारे पास 5500 के इक्वल ना। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 7 द 14, साथ में क्या आ गया यहाँ पे
0। ना तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2700, यहाँ तक आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे पाँच रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट निकालनी है। क्या प्राइस है उसका, तो 5 रेफ्रिजरेटर मीन्स 5x, तो 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी निकाली हमने 2700, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2700, तो याद आएगा हमारे पास 500 5 7 35 5 3 कैरी 5 2 10 + 3 13, तो हमारे पास 5 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी आ गई 13,500 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 13,750 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड on a sum of money in 3 year and 4 year at the rate of 5% annual interest is ₹42. What is the amount? किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है। धनराशि क्या होगी, तो यहाँ पे हमें क्या बताया, हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 42, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे हमारे पास 42, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया कितने साल का है 1 ईयर का। देखो 3 ईयर एंड 4 ईयर है ना, 4 ईयर माइनस 3 ईयर तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास ये। तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया हमारे पास, तो टाइम आ गया यहाँ पे 1 ईयर ना। और क्या बताया वो हमें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, अमाउंट हमने यहाँ पे फाइंड करना है, और रेट भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5%, तो लिखते हैं रेट इज इक्वल टू 5%। नाउ तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना अमाउंट, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100, इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 42, प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, रेट कितना आ गया हमारे पास 5%, तो आ जाएगा 5/100, मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया 1 ईयर ना। ये 42 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो लेफ्ट हैंड साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 5 1 5 5 20 100, और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, तो आ गया 0 2 2 4 एंड 2 4 8 840 रुपीज़, तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 840 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ मनी इन 3 ईयर एंड 4 ईयर एट द रेट ऑफ 5% एनुअल इंटरेस्ट इज ₹42। व्हाट इज द अमाउंट? किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है। धनराशि क्या होगी, तो यहाँ पे हमें क्या बताया, हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 42, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे हमारे पास 42, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया कितने साल का है 1 ईयर का। देखो 3 ईयर एंड 4 ईयर है ना, 4 ईयर माइनस 3 ईयर तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास ये। तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया हमारे पास, तो टाइम आ गया यहाँ पे 1 ईयर ना। और क्या बताया वो हमें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना अमाउंट हमने यहाँ पे फाइंड करना है, और रेट भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5%, तो लिखते हैं रेट इज इक्वल टू 5% नाउ। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना अमाउंट, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100, इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 42, प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, रेट कितना आ गया हमारे पास 5%, तो आ जाएगा 5/100, मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया 1 ईयर ना। ये 42 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो लेफ्ट हैंड साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 5 1 5 5 20 100, और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारे पास,
प्रिंसिपल इज इक्वल टू, तो आ गया 0, 2 2 द 4 एंड 2 4 द 8, 840 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 840 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 400 became rupees 480 in 4 years. If the rate of interest is increased by 2%, then find the new amount. 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि की जाए तो नई राशि ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे बताया कि अमाउंट कितना हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे हमारे पास, तो प्रिंसिपल है यहाँ पे हमारे पास 400 और हमें यहाँ पे अमाउंट भी दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हमें यहाँ पे 480। तो यहाँ से मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 480 माइनस 400 किया तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 80। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया ये कितने साल का है, तो ये 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया कितना 80। तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 द 4, 4 20 द 80। तो ये आ गया हमारे पास 20 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ना अब हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, पहले हम रेट फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाला हमने 20, प्रिंसिपल हमें नहीं, प्रिंसिपल कितना दिया 400, रेट हमने फाइंड करना है तो आर ओवर 100, टाइम कितना दिया हमें 4 ईयर, टाइम कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 4 ईयर। ना आगे चलते हैं, नहीं यहाँ पे जो हमारे पास टाइम आएगा वो 1 ईयर आएगा, क्योंकि हम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं। तो 1 ईयर का रेट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 1 द 4 और 4 5 द कितना आ गया 20। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो 1 ईयर आएगा ना कि 4 ईयर, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। तो ये आ गया 20 रुपीज़। तो यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट 20 लिखा हुआ है ना। अब बोला कि अगर हम यहाँ पे क्या करें, रेट को कितना बढ़ा दें, 2% से बढ़ा दें, तो क्या आएगा हमारे पास, जो न्यू रेट होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू रेट इज इक्वल टू, पहले कितना था 5, अब 2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 7%। अब बाकी सारी कहानी वही रहेगी हमारे पास, प्रिंसिपल भी वही रहेगा। अब बोला कि 4 साल के बाद कितना अमाउंट बनेगा वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है यहाँ पे हमने। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास 400 मल्टीप्लाई, अब नया रेट कितना आ गया 7%, तो आ गया 7 ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 4 ईयर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 4 4 द 16 और 16 मल्टीप्लाई 7 के तो कितना होता है 112। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा आफ्टर 4 ईयर विद न्यू रेट, तो वो कितना होगा हमारे पास 112 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं यहाँ पे पी। तो लिख लेते हैं लेट प्रिंसिपल भी इज इक्वल टू पी। और सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया हुआ है, बोले जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल का। तो हमने लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। और रेट कितना है यहाँ पे हमारे पास, रेट है यहाँ पे हमारे पास 8%। अब हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से तो हम वैसे अमाउंट निकाल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2/5 पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है पी मल्टीप्लाई रेट कितना है 8 ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम हमने फाइंड करना है। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी, फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे ना। अब जो जो चीज़ें कैंसिल हो सकती है उसे हम कैंसिल करेंगे। देखो टाइम हमने निकालना है, टाइम को इधर रखेंगे, बाकी सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2p मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 8। अब p से p कट जाएगा, 5 से 5 1 द 5, 5 20 द 100, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 4 1 द 4, 4 5 द
20 और इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे टाइम। तो टाइम कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, तो टाइम आ गया 5 ईयर। तो यही हमने यहाँ पे फाइंड करना था। तो क्या पूछा था यहाँ पे कि कितने टाइम में जो सिंपल इंटरेस्ट है 8% पर एनम के हिसाब से वो 2/5 हो जाएगा ऑफ द प्रिंसिपल के। तो कितना आ गया 5 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ 7 consecutive नंबर इज 33 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम टोटल नंबर सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ पे हमें एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ हमें यहाँ पे 33। तो एवरेज क्या रहेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 33 इज इक्वल टू। नाउ अब बोला कि यहाँ पे हमारे पास 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, हमें तो यहाँ पे पहला नहीं पता तो हम लिख लेते हैं पहला कॉन्सिक्यूटिव नंबर आ गया x, फिर दूसरा आ जाएगा हमारे पास x+1, तीसरा आ जाएगा हमारे पास x+2, चौथा आ जाएगा हमारे पास x+3, फिर ऐसे x+4, फिर अगला आ जाएगा हमारे पास x+5 और फिर आएगा हमारे पास लास्ट x+6। तो आगे हमारे पास 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। नाउ टोटल नंबर ऑफ टोटल कितने नंबर आ गए हमारे पास 7। नाउ अब क्या करना, हमने यहाँ पे x कितनी बार आ रहे हैं उनको ऐड करेंगे और जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास उन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो आ जाएगा मेरे पास 33 इज इक्वल टू x कितनी बार आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 7 टाइम, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 7x। अब इनको ऐड कर लेते हैं 1 + 2 3, 3 6 4 10, 10 + 5 15 और 15 + 6 कितने होते हैं 21। तो प्लस में मैंने लिख दिया कितना 21 और डिवाइड में कितना आ गया 7। नाउ अब ऐसा करता हूँ मैं कि यहाँ से 7 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में 33 इज इक्वल टू 7 कॉमन निकालिए तो अंदर आ जाएगा मेरे पास x+3 और डिवाइड में कितना आ गया 7, 7 से 7 कट गया। नाउ अब ये प्लस का 3 इधर जाके नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ इसमें। तो आ जाएगा 33 इज इक्वल टू x+3। अब ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो आ गया 33 - 3 इज इक्वल टू x और x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई 30। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे मेरे पास 30। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा हुआ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। देखो x की वैल्यू तो 30 आ गई, अब सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x की वैल्यू आ गई मेरे पास 30। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है x+6, तो क्या आ जाएगा x है 30 प्लस में 6 तो कितना आ गया 36। तो आ गया मेरे पास सबसे बड़ा नंबर और छोटा नंबर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 68, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 63 while the average of the last 7 number is 70. What is the 7th number? 13 संख्याओं का औसत 68 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 63 है जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। 7वीं संख्या क्या होगी। ना तो यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया हो उसे हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो क्या बताया यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है फर्स्ट 30 नंबर का, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा टोटल लिख लेता हूँ। फर्स्ट 30 नंबर का कितना आएगा, टोटल ऑफ फर्स्ट 30 नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल ऑफ 13 नंबर इज इक्वल टू, तो एवरेज कितना है 68 है 30 नंबर का, तो टोटल आ जाएगा 68 × 13 जो आएगा हमारे पास किसके इक्वल आएगा 884 के। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल ऑफ फर्स्ट 7 नंबर जो एवरेज दी हुई है फर्स्ट 7 नंबर की वो है 63। तो टोटल कितना आ जाएगा सम 7 नंबर का 63 × 7 विच इज इक्वल टू 441। नाउ ऐसे हमें एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर भी दिया हुआ, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टोटल ऑफ लास्ट 7 नंबर इज इक्वल टू एवरेज कितनी है लास्ट 7 नंबर की 70, तो टोटल कितना आएगा 70 × 7 इज इक्वल टू 490। अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है 7th नंबर क्या है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो वो निकालेंगे हम ऐड करेंगे टोटल ऑफ फर्स्ट 7 एंड लास्ट 7 नंबर को
और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल ऑफ 30 नंबर, जो कितना है हमारे पास 884। तो फर्स्ट 7 नंबर और लास्ट 7 नंबर को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 1, 9 + 4 13, 3 1 कैरी, 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो आ गया 931। नाउ अब हम क्या करेंगे 931 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 884, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 47। तो जो हमने 7th नंबर फाइंड करना था वो किसके इक्वल आ गया 47। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of 6 number is 20. If one number is removed, then the average became 15. If 39 is added in place of the removed number, then the average of those new 6 number will be what? 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। यदि हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ दिया जाए तो उन नई 6 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है ना। तो जो हमें यहाँ पे गिवन दिया हो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एवरेज ऑफ 6 नंबर दिया जो कितना है 20, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल ऑफ 6 नंबर, टोटल ऑफ 6 नंबर जो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 × 6 इज इक्वल टू 120। ना अब बोला कि हमने एक नंबर को रिमूव कर दिया तो हमारे पास कितने नंबर बचे फिर 5। तो हम क्या करेंगे टोटल निकाल लेंगे किसका 5 नंबर का। तो टोटल ऑफ 5 नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो टोटल ऑफ 5 नंबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 × 15। और बोला कि यहाँ पे हमने क्या करना एक नंबर को रिमूव भी कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 75। तो यहाँ पे हमें एवरेज ऑफ एक नंबर रिमूव करके बताया हुआ कि जो 5 नंबर बचे तो उनकी एवरेज कितनी यहाँ पे 50। तो हमने यहाँ पे टोटल निकाल लिया 5 नंबर का सम, तो वो कितना आ गया हमारे पास 75 ना। अब हमने क्या करना है यहाँ पे वो मिसिंग नंबर हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे उसको, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास देखो इन जो हमारे पास टोटल 6 नंबर है उसका सम कितना आ गया हमारे पास 120, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 नंबर का सम जो कितना है 75, और जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 45। कितना आ गया 45। तो ये आ गया हमारे पास मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव्ड नंबर, रिमूव्ड नंबर। तो जो नंबर हमने रिमूव किया 6 नंबर वो किसके इक्वल था 45 के इक्वल। नाउ अब बोला कि जो हमारे पास ये 45 नंबर को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ 39 के साथ। अब बोला कि अगर मैं इसको ऐड करूं तो फिर जो मेरे पास नई एवरेज आएगी 6 नंबर की वो क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है ना। तो जो हमारे पास एवरेज थी टोटल वो कितनी थी 6 नंबर की 120। फिर हमने बोला एक नंबर हमने रिमूव कर दिया, कौन सा नंबर रिमूव किया 45। फिर हमने बोला जिसको रिमूव किया उसकी जगह पे हमने कौन सा नंबर ऐड किया 39 ऐड किया। तो 120 में से हमने क्या करना है 45 को माइनस करना है फिर 39 को ऐड करना है। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा फिर 114। नो अब इसके बाद क्या बोला है कि जो हमारे पास वो नंबर आएगा ठीक है वो तो हमारे पास 6 नंबर का ही सम होगा। तो बोला कि उसका एवरेज फाइंड करो। तो एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एवरेज आएगा हमारे पास यहाँ पे 114 डिवाइडेड बाय 6। नंबर तो अभी भी हमारे पास 6 ही है तो क्या आ जाएगा 6 से 6 × 6, तो 11 में से 6 गए कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे पास 5, और 6 9 द कितने होते हैं 54। तो फिर जो हमारे पास एवरेज आएगा न्यू एवरेज जो आएगा वो कितना होगा हमारे पास 19। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together can do a piece of work in 4 hours. If A alone can do the work in 6 hours, then how much time will B alone take to do the same work? A और B मिलकर एक काम 4 घंटे में कर सकते हैं। यदि A अकेले उस काम को 6 घंटे में कर सकता है तो B अकेले उसी काम को कितने समय में करेगा ना। तो यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया हो उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बोला A और B मिलकर काम को कितने टाइम में ख़त्म कर रहे हैं 4 आवर में, और जो ए है वो ए अकेला उस सेम काम को कितने दिनों में ख़त्म कितने घंटे में ख़त्म कर रहा है
6 आर में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, 4 और 6 का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ओके ना, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो 2 2 द 4, 2 3 द 6, फिर 2 से 2 1 द 2, यहाँ पे 3, और फिर 3 से 1 एंड 1, तो 3 2 द 6 2 द 12। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 12 यूनिट। ना ए बी का यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 आवर वर्क निकाल लेते हैं। तो ए और बी 1 घंटे में कितने यूनिट वर्क करेंगे वो निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 डिवाइडेड बाई 4, तो आ जाएगा हमारे पास 3 यूनिट। तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं वो, 3 यूनिट। और ए अकेला 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, तो वो करेगा 2 यूनिट वर्क 1 घंटे में कर रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि जो ए बी है, ए बी का जो 1 आवर वर्क है, 1 आवर वर्क वो कितना है यहाँ पे, 3 यूनिट। और ए अकेले का 1 आवर वर्क कितना आ गया यहाँ पे, 2 यूनिट ना। अब ऐसा करते हैं कि ए की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ए कितना हमारे पास 2 यूनिट काम कर रहा है अकेला, तो 2 यूनिट प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 यूनिट ना। तो यहाँ पे बी का वर्क कितना आ जाएगा, 1 आवर का, तो आ जाएगा बी इज इक्वल टू ये 2 यूनिट, यहाँ पे प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट कितना आ गया, 1 यूनिट। तो बी का जो 1 आवर वर्क होगा वो कितना होगा, बी यूनिट। अब पूछा कि वो सेम काम को जो हमारे पास टोटल वर्क है उसे खत्म करने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द 12 यूनिट वर्क। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, टोटल वर्क कितना है 12 यूनिट डिवाइडेड बाय कितना टाइम ले रहा वो, तो बी की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पे 1 यूनिट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 यूनिट, 1 यूनिट पर आवर ना, यू से यू कट जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो आंसर कितना आ जाएगा 12 आवर। तो बी अकेला 12 यूनिट वर्क को कितने टाइम में खत्म करेगा, 12 आवर में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 men और 12 women can do a piece of work in 24 days. In how many days will 8 men and 12 women do the same work? 8 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम ना। अब बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला, जो 8 मैन है हमारे पास वो किसके इक्वल आ रहे हैं, 12 वुमेन के इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से हम मैन और वुमेन की रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एम ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 ओवर 8। तो 4 3 द 12, 4 2 द 8, तो कितना आ गया 3 ओवर 2। तो आ गया हमारे पास 3:2 ना। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने फाइंड करना है यहाँ पे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे वो लिख लेते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन मल्टीप्लाई डे। मैन कितने हमारे पास 8 मैन, मल्टीप्लाई में डेज कितने आ गए हमारे पास यहाँ पे 24 डेज नाउ। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 24 डेज को हटा देंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू, तो आ गया हमारे पास 576 यूनिट। तो आ गया हमारे पास टोटल वर्क ना। अब क्या बोला है, जो हमारे पास ये टोटल वर्क आया तो इसको हम लिखेंगे ऊपर 576 यूनिट डिवाइडेड बाय, अब बोला कि इसे 8 मैन एंड 12 वुमेन कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। 8 मैन बोला यहाँ पे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 मैन, मतलब कि m की वैल्यू कितनी है 3, 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस कितनी वुमेन है 12 वुमेन, तो 12 मल्टीप्लाई में 2, तो ये मिलके 576 यूनिट को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो आएगा 576 डिवाइडेड बाय 8 3 द 24 प्लस 12 2 द कितने हो गए 24, तो 24 प्लस 24 कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास 576 डिवाइडेड बाय 448 एंड 2 2 द 4 48 नाउ। अब 48 को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आएगा यहाँ पे 576, देख लो 48 1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, कर लेते हैं यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई 12, तो 12 8 द कितने होते हैं 96 6 9 कैरी 12 4 द 48 48 प्लस 9 कितने हो गए 576, तो मतलब कि 48 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो ये कम्प्लीटली यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 12
डेज। तो 12 डेज में 8 मैन एंड 12 वुमेन सेम काम को ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 270 meter long train is moving at a speed of 36 km per hour. Then in how much time will it cross a 180 meter long bridge? एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। नाउ अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन डाटा दिया उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो हमें यहाँ पे आंसर दिया हुआ है वो हमें सेकंड में दिया। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है, तो स्पीड है यहाँ पे हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम स्पीड को चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो क्या आ जाएगा 36, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 36 मल्टीप्लाई 5/18, 36 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड। नाउ 18 1 द 18, 18 2 द 36, और 2 5 द कितने हो गए 10, तो हमारे पास स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। नाउ अब जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज को ऐड करके आएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई 270 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है हमारे पास 180, ऐड किया कितना आ गया 0, 8 7 15, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, तो कितना आ गया 450 मीटर। अब हमने यहाँ पे टाइम निकालना है। टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस आ गया 450 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0, और ये सेकंड ऊपर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो टाइम कितना आ गया 45 सेकंड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two men are standing at opposite ends of a 1200 meter long bridge. If they walk toward each other at speed of 5 meter per minute and 10 meter per minute respectively, in how much time will they meet each other? दो आदमी 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत शोर पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। ना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड देखेंगे। एक 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है और दूसरा 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, दोनों की स्पीड को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 + 10 इज इक्वल टू 15 मीटर पर मिनट। तो ये आ गई उन दोनों की रिलेटिव स्पीड। अब टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो एक दूसरे के साथ आपस में मिलेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास यहाँ पे 1200 मीटर डिवाइडेड बाय, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई दोनों की, तो वो आ गई हमारे पास 15 मीटर पर मिनट। नाउ मीटर से मीटर कट जाएगा, 1200 को हम 15 से कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा हमारे पास 15 1 द 15, 15 8 द 120, तो आ जाएगा हमारे पास 80 मिनट। तो 80 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 80 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 pens is ₹55 and the cost of 7 pencils and 2 pens is ₹65. What is the total price of 1 pen and 1 pencil? तो यहाँ पे हमें ना ही तो पेन का प्राइस पता है क्या है और ना ही हमें यहाँ पे पेंसिल का प्राइस पता है क्या है। तो हम लिख लेते हैं, पेंसिल का जो प्राइस है वो हमने यहाँ पे मान लिया ₹X, और पेन का जो हमने प्राइस मान लिया वो हमने क्या मान लिया यहाँ पे ₹Y। अब फर्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, 2 pencil एंड 3 पेन, मतलब 2 pencil मीन्स 2X प्लस 3 पेन मतलब कि 3Y इज इक्वल टू ₹55। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरे केस में क्या बोला है, 7 pencil मीन्स 7X प्लस 2 पेन मीन्स 2Y, और ये हमें कितने की पड़ रही है ₹65 की। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर
2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो दो मेथड है यहाँ पे हमारे पास, या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें या फिर एलिमिनेशन मेथड। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, 1 और 2 दोनों, इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 के साथ। तो मेरे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये आ जाएगी मेरे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 110। ऐसे ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 7 द 21x प्लस 6y इज इक्वल टू में 3 5 द 15, 3 6 द 18 प्लस 1 19। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ना अब मैंने क्या करना है, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 4 में से। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 21x प्लस 6y इज इक्वल टू 195। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, तो आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 110। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, देखो माइनस करना है तो ये तो 6y कट जाएगा, और 21x में से 4x गए तो कितने बचेंगे 17x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास फिर 5, 9 माइनस 1 8, तो ये आ गया 17x इज इक्वल टू 85। अब ये 17 उधर जाके क्या जाएगा डिवाइड, तो 17 1 द 17, 17 5 द 85। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। तो यहाँ पे जो पेंसिल है उसकी प्राइस कितनी आ गई 5 रुपीज़। ना अब हमने क्या फाइंड करना है, प्राइस ऑफ पेन। तो ऐसा करते हैं, x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 55। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो आ जाएगा 2 × 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 55। नाउ 2 5 10, तो ये 10 उधर जाके क्या जाएंगे माइनस के, तो आ गया 3y इज इक्वल टू 55 माइनस 10। तो ये आ गया 3y इज इक्वल टू 45। नाउ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आएगा 3 1 द 3, 3 5 द 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 15 रुपीज़। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एक पेन और एक पेंसिल का कुल मूल्य क्या होगा। तो दोनों को ऐड करके हम बताएंगे। तो y कितना आ गया 15 और x कितना आ गया 5। तो दोनों को जब जोड़ा तो आंसर कितना आ गया 20। तो 1 पेन एंड 1 पेंसिल का टोटल प्राइस क्या जाएगा हमारे पास 20 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 20 रुपीज़।